हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक और जियोग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने जो भारत का भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया था, इंडियन जियोग्राफी, जिसमें अपन ने एक टॉपिक को है जो कंप्लीट कर लिया है। भारत की अवस्थितियाँ विस्तार को बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था, और उसको अपन ने जो 4-5 खंड वाइज पढ़ा था। उसके बाद अपन ने एक जो वन क्लास के बेस पर उसको टॉपिक को एक ही क्लास में पूरा करने का प्रयास किया था। उसके बाद मैंने एक जो है आपको 5 मिनट जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको एक 5 मिनट का वीडियो है, जिसमें आप भारत की अवस्थितियाँ विस्तार को 5 मिनट में कैसे क्लियर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। अब अपन जो सेकंड टॉपिक में जो भारत का भूगोल है, इसमें भू आकृति प्रदेश है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो भारत के भू आकृति प्रदेश है दूसरा टॉपिक, इसको जो हिमालय हो गए या जो उसके प्रायद्वीप पठार है या जो तटीय है, जो भारत का है जो मरुस्थलीय है, उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसको अपन लगभग 7-8 क्लास में करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अपन सबसे पहले देखेंगे भू आकृति प्रदेश में। जो भू आकृति प्रदेश है, इसकी क्या परिभाषा है। ठीक है, अपन प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भू आकृति प्रदेश की परिभाषा। ठीक है, भू आकृति प्रदेश की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि भू आकृति प्रदेश किसको कहते हैं। तो अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऐसा जो स्थान जहाँ पर क्या होंगे, यहाँ तो कोई पर्वत होंगे, यहाँ पठार होंगे, या फिर मैदान होंगे, उसको अपन ने उच्चावच नाम दे दिया। क्या होंगे, उच्चावच नाम दे दिया। या फिर कोई भी जलवायु होगी, या मृदा होगी, या वो जो प्राकृतिक वनस्पति होगी, इन जो भौगोलिक कारकों में क्या पाई जाती है, इन स्थानों पर क्या होगी, समानता पाई जाती है। यदि आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो आपको अगर दोहरे दिखाई देंगे, या फिर वो समतल है जो पथरीला समतल जगह दिखाई देगी। यदि आप पूर्वी राजस्थान में जाओगे तो आपको जो पर्वत पठार दिखाई देंगे। तो ये क्या होगी, इन चीज़ों में क्या होगी, समानता होगी, या जलवायु है जो उस जगह की एक जैसी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर इसको अपन परिभाषा देते हैं, पृथ्वी पर ऐसा स्थान, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, इसको हम पृथ्वी की सतह पर ऐसा स्थान स्थान जहाँ पर उच्चावच में क्या आ जाएंगे, या तो पर्वत आ जाएंगे, या फिर पहाड़ी, या पठार, या फिर क्या आ जाएंगे, मैदान। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगी, मृदा, या जलवायु, या फिर प्राकृतिक वनस्पति आदि भौगोलिक कारकों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होगी, समानता पाई जाती है। ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, भू आकृति प्रदेश कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, भू आकृति प्रदेश कहते हैं। तो जैसे अपन ने ये पढ़ा है कि भू आकृति प्रदेश में क्या पढ़ा है, उच्चावच पढ़ा है। एक तो क्या पढ़ा है, उच्चावच पढ़ा है। तो उच्चावच में क्या आ गई, पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान। तो इसका अपन कैसे निर्धारण करोगे। आपको यदि पर्वत की एक्यूरेट हाइट निकालनी है, या पठार है, या मैदान है, कि अपन है जो कितने ऊंचे हैं, या पर्वत है जो मेरे से कितना ऊंचा है, या उसकी हाइट है, उसको अपन कैसे निकालेंगे। तो भू आकृति जो प्रदेश है, इनका निर्धारण, ठीक है, भू आकृति इसको प्रदेश, ठीक है, इसकी ये जो परिभाषा हुई, तो भू आकृति प्रदेश का निर्धारण, प्रदेशों की ऊंचाइयों की ऊंचाई का निर्धारण, है जो समुद्र तल से किया जाता है। समुद्र तल से किया जाता है। ठीक है, तो भू आकृति प्रदेश है, इनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की जो ऊंचाई है, इनका निर्धारण कहाँ से करोगे, इनका निर्धारण है जो समुद्र तल से करोगे। इनकी ऊंचाई का निर्धारण अपन कहाँ से करेंगे, इनकी ऊंचाई का निर्धारण है जो समुद्र तल से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ठीक है, तो अब भारत में भी क्या होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदानी होते हैं। तो इनके भी अपन की ऊंचाई का निर्धारण के लिए ऐसा कोई समुद्र तो चारों तरफ जो तीन तरफ फैला हुआ है भारत के प्रायद्वीप के, तो अपन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से अपन जो पर्वत है, पठार है, इनका जो निर्धारण है समुद्र तल से कर देते हैं। सबसे पहली बात, अगर समुद्र तल से क्या
क्यों करते हैं? तो अगर यदि आप धरातल से करोगे तो धरातल है जो समान सतह नहीं, क्या समान सतह नहीं है। यदि आप एक जगह से लोगे तो हाइट अलग आएगी, दूसरी जगह से लोगे तो हाइट क्या है, अलग आएगी। पर जो समुद्र है तो उसकी करीब में क्या होती है, लगभग समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो उसकी जो हाइट है जो क्या होती है, एक्यूरेट निकलती है। तो ठीक है, तो भारत में अपन इसमें लिख देंगे, भारत में भू आकृति प्रदेश, भू आकृति प्रदेश के ऊंचाइयों की ऊंचाई का निर्धारण मेरिनो बीच कहाँ पर है? ये जो कोरोमंडल तट में चेन्नई तमिलनाडु के पास स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो भारत में कहाँ पर स्थित है? भारत में जो मेरिनो बीच है उस पर, उससे अपन क्या करते हैं, जो ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ऊंचाई का निर्धारण कहाँ से करते हैं? मेरिनो बीच से ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। और वो कहाँ पर है? वो चेन्नई तमिलनाडु में जो कोरोमंडल तट है, जो पूर्वी तटीय सीमा लगती है, अपन ने जो इसको डिटेल में पढ़ा था, तो वहाँ से क्या है, इसकी जो सीमा है, जो ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो ऊंचाई के आधार पर जो भारत में जो है 4 प्रकार के भू आकृति प्रदेश। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर भारत में 4 प्रकार के भू आकृति प्रदेश हैं। भू आकृति प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें कौन से भू आकृति ऊंचाई कौन से आ जाएंगे? एक तो है जो पर्वत आ जाएंगे। ठीक है, पर्वत आ जाएंगे। और आप बी में लिख सकते हो जो पहाड़ी आ जाएंगे। ठीक है, पहाड़ी आ जाएंगे। सी में आ जाएंगे, वो कौन से आ जाएंगे? पठारी प्रदेश आ जाएंगे। और डी में आप लिख सकते हो कौन से है, जो मैदान है, जो उनका हिस्सा आप लिख सकते हो। कौन सा जाएंगे? मैदान आ जाएंगे। ऊंचाई के आधार पर जो भारत में 4 प्रकार के जो भू आकृति प्रदेश है, ऊंचाई के आधार पर है जो 4 प्रकार के जो प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कहीं पर आपको है जो पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी, कहीं पर आपको है जो पहाड़ी प्रदेश मिलेंगे, और कई जगह पर आपको सिर्फ है जो पठारी मिलेंगे, और कई जगह आपको सिर्फ है जो मैदान मिलेंगे। तो इनका भी क्या है, भारत के क्षेत्रफल में अलग अलग ये क्या योगदान है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वत कितने प्रतिशत है, पहाड़ी कितने प्रतिशत है, पठारी कितना है, और मैदानी कितना है, मैदान का क्या फायदा है, या पर्वतों का क्या फायदा है, इसके बारे में अपन है जो डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्वत है जो क्या है, इसको अपन कैसे निर्धारित करते हैं, या इनकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए मिनिमम, या फिर इनका है जो अपन देखेंगे क्षेत्रफल में कितना योगदान है। ठीक है, तो अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले है जो क्या देखेंगे, पर्वतों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, पर्वतों के बारे में, ऊंचाई से इसके बारे में क्या है। तो ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसा ऊंचाई, या फिर यहाँ क्या हो जाएगा, स्थल आकृति जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या होनी चाहिए, जो औसत ऊंचाई है इसकी, औसत ऊंचाई है जो क्या 2135 मीटर, इसकी जो औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी 2135 मीटर कम से कम है जो पर्वत की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको पर्वत की कई बार ऑप्शन में दे दिया जाए, पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो कम से कम है जो कोई भी पर्वत होगा इसकी जो औसत ऊंचाई कितनी मानी गई, 2135 मीटर मानी गई। ठीक है, होगी तथा शीर्ष नुकीला या शंक्वाकार होगा। ठीक है, होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, पर्वत की। यदि कोई 2135 मीटर से भी ज़्यादा है और उसकी जो ऊंचाई है वो शंक्वाकार नहीं है, या जो शीर्ष है नुकीला नहीं है, तो उसको अपन क्या है पर्वत की श्रेणी में नहीं रखेंगे, वो दूसरी जो ऊंचाई जाकर की उसमें आ जाएगा।
तो इसके बारे में आप देख लो, जिसकी ऊंचाई है जो समुद्र तल से क्या होनी चाहिए, 2135 मीटर की है जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, 2135 मीटर हाइट होनी चाहिए। और शीर्ष कैसा होना चाहिए, शीर्ष नुकीला या शंक्वाकार होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखोगे। अगर मैं इसको एक बार डायग्राम बना के दिखा दूँ तो ये अपन जैसे ये समुद्र तल है, ठीक है, और ये धरातल पर क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, पर्वत है, ठीक है। तो इसकी अगर ये शीर्ष कैसा हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया, और इसके आप समुद्र तल से हाइट मापोगे तो क्या आएगी, 2135 मीटर है जो औसत हाइट है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पर्वत है, ठीक है। अपन ने जो आपको इमेज के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको पर्वत के बारे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद हो गया, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है जो अपन रह जाता है कि भाई भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें है जो पर्वतों का योगदान कितने प्रतिशत, ठीक है। तो पर्वतों का योगदान है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतों का योगदान है जो कितने 10.7% है, ठीक है, 10.7% है। 10.7% पर क्या है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल में क्या है, जो 10.7 है जो प्रतिशत क्या है, इसको आप याद रखोगे। ये है जो परसेंटेज के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, या जो पर्वत है पठार है उनका जो आरोही या अवरोही क्रम में भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखोगे। तो पर्वतों का योगदान है जो 10.7% है, ठीक है। इसमें यदि आप जैसे पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज हो जाओ कि 10.7 याद रहेगा नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या लॉजिक है, ऐसा लॉजिक मतलब एक ट्रिक टाइप है, उसको आप कैसे याद रखो। तो आप ये आपको दिमाग है जो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको जो ऐसी चीज, ये पर्वत है, पर्वतों के नाम में ही है क्या 10 छुपा हुआ है क्या, बस ये जैसा आप वह के पीछे लाइन है इसमें देखोगे ये क्या होगी, ये एक लाइन होगी, और वो क्या है, जीरो टाइप ही बनता है, जीरो टाइप, और ये 7, तो पर्वतों में अंतिम में इसको आप क्या मानोगे, 7 आता है, तो ये तो है जो ये आप 7 मान लो, ठीक है, याद रख दोगे तो ये क्या हो गया 10.7% है। कभी भी आपकी नजर पड़ेगी पर्वत पर तो आपको 10.7 ही दिखेगा, आज के बाद कितना दिखेगा 10.7 ही दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये है जो अपन ने पर्वतों के बारे में पढ़ लिया। औसत जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर हो उसके बारे में, और 10.7% है, और शीर्ष कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अपन ने जो पहाड़ी के बारे में, दूसरा है जो 50 आ जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी के बारे में देखेंगे तो पहाड़ी जो ऊंचाई है उसके बारे में क्या है, तो ऐसी जो ऊंचाई है इसके आकृति जिनकी जो हाइट है जो 305 से 914 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, 305 से, ठीक है, ऐसा ऊंचाई यहाँ स्थलाकृति, ठीक है, स्थलाकृति इसकी ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से 305 मीटर से 914 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है उसकी क्या हो जाएगी 305 से, सॉरी 305 से 2135 मीटर तक, ठीक है, इसको क्या हो जाएगी 2135 मीटर, 2135 मीटर के जो इसकी हाइट होगी इसको अपन क्या कह देंगे, तथा इसका जो शीर्ष है वो भी क्या होना चाहिए, तथा इसका शीर्ष जो नुकीला होना चाहिए, नुकीला होगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। जो शीर्ष कैसा होगा, जो नुकीला होगा या शंक्वाकार होगा, इसको अपन क्या करेंगे, जो ये है जो पहाड़ी की परिभाषा। तो पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है आप देखोगे, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है, तो ये हाइट आ रही है 305 से 2135 मीटर के बीच इसकी हाइट आ रही है, ठीक है। अगर इससे है और उसको अपन क्या कह देंगे, पहाड़ी कह देंगे। जो पर्वत से क्या होगी, जिसकी हाइट क्या होगी, नीचे होगी, जो किसके बीच होगी 305 से 2135 मीटर के बीच जो हाइट होगी, और उसका शीर्ष कैसा होगा, नुकीला होगा, शीर्ष कैसा होगा, नुकीला होगा। इसका अगर मैं डायग्राम है यहाँ पर बना, ठीक है, ये धरातल है, ये इसको आप समुद्र तल मान सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रकार का है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या आ रही है, हाइट है 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच है, ठीक है।
और ये शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष कैसा होना चाहिए, जो नुकीला होना चाहिए, ठीक है। अब इसका भी क्या है, योगदान है, तो इसका योगदान कितना है, जो 18.100%, इसका योगदान कितना हो जाएगा, 18.100%। तो तथा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पहाड़ी पहाड़ी उच्चावच का योगदान योगदान 18.6% है, ठीक है, 18.6% है, ठीक है। तो आपको ये बात यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या सर इसका भी कोई ट्रिक है, हाँ बिल्कुल, इसका भी क्या है, इसमें नाम है छुपा हुआ। जैसे अपन ने एक बार ये लिख लिया है पहाड़ी, क्या लिख लिया है, पहाड़ी लिख लिया है। तो यदि आप इसको देखोगे तो ये क्या है, एक बन रहा है, फिर ये क्या लिखा हुआ है 8, इसको आप रखो क्या बना सकते हो, 8 की टाइप दिख रहा है, इसको आप 8 बना सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, इसको आप सर याद रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, नाम भी छुपा है। तो ये 18.100% इसका योगदान, किसका, आप देखोगे तो ये है जो पहाड़ी का योगदान है, जो 18.100 है। पर्वतों का 10.7% है। पर्वतों की जो औसत जो हाइट होगी वो 2135 मीटर से जो अधिक ऊंचाई होगी, ठीक है, क्या होगी, जो अधिक ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, 2135 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यहाँ अधिक, ठीक है, इससे नीचे नहीं होगा, इससे नीचे होगा तो वो क्या गिना जाएगा, वो पहाड़ी में गिना जाएगा। 305 से 2135 मीटर के बीच की जो हाइट होगी उसको अपन क्या करेंगे, पहाड़ी के अंदर गिन लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है जो ऊंचाई है, उसको अपन पठारी है जो पर्वत प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना है जो तीसरा उच्चावच हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, पठारी प्रदेश या पठारी उच्चावच, पठारी उच्चावच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इस्तेलाह करती, ऐसा उच्चावच यहाँ इस्तेलाह करती, इस्तेलाह करती, ठीक है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र तल से 305 मीटर से 914 मीटर के बीच होगी, ठीक है, 920 होगी, ठीक है। तो अपन ने अभी जो उससे पहले पढ़ा था, पहाड़ी की ऊंचाई है जो 305 मीटर पढ़ा था, परंतु 2135 मीटर था, परंतु इसकी जो हाइट है, इसकी भी हाइट क्या आ रही है, जो पहाड़ी के बीच में आ रही है, परंतु कहाँ तक आ रही है, 914 मीटर के तक आ रही है। परंतु इसका जो शीर्ष होगा वो कैसा होगा, ऊपर से समतल होगा। शीर्ष क्या होना चाहिए, शीर्ष है जो समतल होना चाहिए, समतल होगा, ठीक है। जो पठार होंगे इसका शीर्ष कैसा होगा, समतल होगा। अगर इसका मैं आपको डायग्राम है जो इस टाइप आपको मैं बना दे देता हूँ, अगर ये देखोगे आप धरातल है, इसके यहाँ पर ये आप समुद्र मान सकते हो, और इस प्रकार की जो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 305 से 914 के बीच होगी, 914 मीटर के बीच इसकी हाइट होगी, और ये क्या है, समतल जगह है, ठीक है। शीर्ष क्या है, समतल है, उसको अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे, और उसको अपन जो पठारी प्रदेश है इसको अपन कह देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात अपन समझ में आ गई होगी। तो इसका है जो योगदान देता है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पठारी उच्चावच का योगदान है वो 27.7% है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें अपन जो 27 है और ये 7 कैसे निकालोगे, तो इसको आप उधर नहीं जाना है, हर ट्रिक है जो एक जैसी नहीं रखनी। इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप एक तो पकड़ोगे 3 को, क्या पकड़ोगे, एक तो आप पकड़ोगे 3 को,
और दूसरा पकड़ोगे 9 को, 9 3 कितने हो जाते हैं 27 हो जाते हैं। तो ये क्या होगी, ये 27 होगी। तो आपको कोई भी एक डाटा याद रखोगे 305 से 914 मीटर तक के जो मध्य होगा और शीर्ष कैसा होगा, जो समतल होगा उसको अपन क्या करेंगे, पठारी उच्चावच या पठारी प्रदेश करेंगे। इसकी जो ऊंचाई है, जो सॉरी इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत के योगदान है उसको आप याद रखोगे कैसे, 27.7% है। ठीक है, अपन ने एक बार अब यदि आप बार बार इसको रिवीजन करोगे तो आपको ऐसी ट्रिक की जरूरत ही है नहीं। ठीक है, तो अपन ने पर्वतों के बारे में देखा था, वो कितना आया था 10.7% आया था। ठीक है, पर्वतों का कितना आया था 10.7% आया था। और पहाड़ों के बारे में पढ़ा था तो वो कितना बन रहा था 18.6% बन रहा था। और ये क्या आ रहा है, जो पठारी है जो उसका कितना आ रहा है 305 से 914 मीटर है। यदि आप 3 को 9 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, जो अपने आ जाएगा 27.7% आ जाएगा। उसके बाद है जो मैदानी प्रदेश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है अपन उच्चावच ले सकते हैं, मैदानी उच्चावच। मैदानी उच्चावच, ठीक है, ऐसा उच्चावच, उच्चावच यहाँ आप लिख सकते हो स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई कहाँ से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 305 मीटर है। तो 305 मीटर तक होगी। ठीक है, तो मैदानी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 305 मीटर। आपको याद रखना कितना, 305 मीटर है जो मैदानों की ऊंचाई है, जो स्थलाकृति, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, और जो मैदानों का जो निर्माण है, जो मैदानों का योगदान है, इसके बारे में देखें। मैदानी उच्चावच का योगदान भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में मैदानों का योगदान, मैदानी उच्चावच का योगदान, उसका योगदान है। तो इसका कितना होगा, इसकी लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसकी ट्रिक वही है कि आप पहले तीनों वालों को जोड़ दो, फिर इसको 100 में से निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 43% है इसका योगदान। कितना है इसका, अपन 43% है जो योगदान है। ठीक है, ये है जो सबसे बड़ा है जो मैदान का योगदान है। यह है क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या है, इसका सर्वाधिक योगदान है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसका योगदान है जो सर्वाधिक है उच्चावच आकृति में, या तो उसको आपको क्या याद रखना है, मैदानी याद रखना। तो अपन ने एक बार अपन ने जो पर्वत है, पठार है, इसके बारे में पढ़ा था। तो यदि आप पर्वतों के बारे में याद रखोगे तो कितना आ रहा है, 10.7% आ रहा है। ठीक है, हाइट है जो औसत, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 2135 मीटर आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है, 2135 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो दूसरा पढ़ा था, पहाड़ों के बारे में पढ़ा था। पहाड़ों का जो योगदान था 18.6% था, और जो क्या आ रहा था 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो एक पढ़ा था, कौन सा, उसको अपन ने देखा था 27.7%, और वो क्या था, वो था 305 से 914 मीटर के बीच, 305 से 914 मीटर के बीच। ठीक है, उसकी जो हाइट है इतना योगदान था, और मैदानों का जो 43% योगदान है। ठीक है, मैदानों का कितना है, 43% योगदान है, और इसकी जो हाइट है 305 मीटर तक है। ठीक है, अपन ने जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी थी उससे ज़्यादा है क्या, ये और भी इजी हो गया। कौन सा, पर्वत लिख सकते हो, पहाड़ी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है जो पठार लिख सकते हो, और उसके बाद है जो मैदान लिख सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। इसके साथ अपने एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है जो बना लिया है। ठीक है, तो आप पर्वतों का 10.7 है, पहाड़ी का योगदान है जो 18.6 है, और उसके बाद पठारी है जो 27.7 है, और मैदानों का है जो क्या है 43% योगदान है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अपन है जो आगे चलेंगे, जो भारत का जो भूआकृति प्रदेश है उनको कितने भागों में बांटा गया है, कि भारत का जो टोटल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसको अपन ने अलग अलग प्रदेशों में बांटा है। तो कई उच्चावच हैं, कई मैदान हैं, कई पठार हैं, और कई तटीय प्रदेश है। तो उसको कहीं थार का मरुस्थल है, तो उसको अपन ने कितने भागों में बांटा गया है, और उसके बारे में प्रत्येक डिटेल से अध्ययन करते हो। एक बार
अब तक जो क्लास का पूरा सारिया था इसको मैं एक बार रिवीज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपन लिखेंगे उच्चावच की विषमता। उच्चावच की एक तो विषमता हो गया, यहाँ दिया विवर्तनी की, ये जो विवर्तनी की प्रक्रम, या फिर आप लिख सकते हो अपबंध, प्रक्रम के आधार पर भारत के भू आकृति प्रदेश को छह भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जो भारत के भू आकृति प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर इसको अपन मैप के माध्यम से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो भारत के भू आकृति प्रदेश को है, जो मैप के ड्रॉ एक बार करेंगे तो उसके आधार पर अपन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने इंडिया का मैप बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं है इसको में, ठीक है। ये भारत का है जो भू आकृति प्रदेश को अपन है जो टोटल कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसमें है जो सबसे पहले इस प्रकार को अपन देखेंगे, ठीक है। इसको अपन जो पहला नाम दे देंगे, इसको अपन डैश डैश, इसको अपन दे देंगे उत्तर पर्वतीय भू आकृति प्रदेश। इसको अपन क्या करेंगे? उत्तर जो पर्वतीय है जो भू आकृति प्रदेश है इसको नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है इसको अपन है जो एक बार इसको अपन नाम दे देंगे, इसको एक बार नीचे दीवार जो ड्रॉ करूंगा, और इसका अपन नाम दे देंगे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर इस टाइप आप इसको नाम दे देंगे तो भारत का थार का मरुस्थल, भारत का थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, या इसको अपन मरुस्थलीय प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश कह सकते हैं। और इसको आप देखोगे तो यहाँ पर है जो आ जाएगा, इसको यदि आप प्लस का निशान से दे सकते हैं, ठीक है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको आप कैसे कह सकते हो? प्लस के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको अपन ने इस प्रकार है तो, ठीक है, थार का मरुस्थल, और ये हो जाएगा प्रायद्वीप भारत, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? तटीय समुद्र, तटीय प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद यदि आप यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? द्वीपीय समुद्र,
इसको अपन कैसे लेते हैं, द्वितीय समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ने जो भारत को कितने भागों में विभाजित किया था, टोटल 6 भागों में विभाजित किया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, और ये द्वीप समूह है जो 6 नंबर है जो अपन ने इसको भागों में विभाजित किया था। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार इसको अपन ने जो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कौन सा, ये जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है वो जो यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन ने जो भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको अपन ने उत्तर पर जो हिमालय है, हिमालय जो यहाँ लघु हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, यहाँ शिवालिक श्रेणी है, यहाँ जो पूर्वी भाग है, इसको अपन ने कौन सा नाम दे दिया, उत्तर पर्वतीय प्रदेश दे दिया। उसके बाद है जो भारत का उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको अपन ने दे दिया ये भारत का पर्वतीय प्रदेश, जो बीच वाला जो मध्य प्रदेश है, यहाँ जो झारखंड हो गया, यहाँ कर्नाटक, यहाँ जो महाराष्ट्र का हिस्सा था। उसके बाद थार का मरुस्थल जो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा पड़ता है, और उसके बाद जो तटीय प्रदेश हो गए, जो तटीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो उनका हिस्सा है। और उसके बाद है जो प्रायद्वीपीय द्वीप समूह है। अगर आप इसमें सबसे बड़ा हिस्सा देखोगे वो है जो प्रायद्वीपीय प्रदेश का, ये क्या है, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा है जो भाग है, यहाँ इसको अपन भूभागीय प्रदेश कह सकते हैं। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है जो कौन सा है, जो भारत का है जो प्रायद्वीपीय, और ये सबसे पुराना भी है। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे पुराना भी है कौन सा है, जो भारतीय भाग। इसको अपन ग्रीक में देखते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख है जो वर्ग किलोमीटर है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैदान है। तो मैदान में क्या होगी, जहाँ खेती होगी, ठीक है, जहाँ खुले मैदान होंगे, जहाँ पर क्या होगी, खेती ज़्यादा होगी, कृषि ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होंगे, लोग भी ज़्यादा पाई जाएंगी। तो ये क्या सर्वाधिक उपजाऊ होगा एक तो, और सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाएगी। और उसके बाद है जो अपन देखेंगे जो भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये कितने क्षेत्रफल में, ये जो 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में इसका हिस्सा आता है। किसका था, जो थार का मरुस्थल है जो भारत का। उसके बाद है जो तटीय प्रदेश है और द्वीपीय जो प्रदेश है, इनको भी अपन है जो अलग डिटेल से देख लेंगे। इसमें सबसे नवीन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये तटीय प्रदेश वाला क्या हो जाएगा, नवीन होगा। नवीन क्यों होगा, क्योंकि जो नदियाँ हैं जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनके द्वारा है जो नए मैदानों का निर्माण होता है। तो ये सर्वाधिक क्या हो जाएंगे, नवीन हो जाएगा। और ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये क्या है, गोंडवाना बैंड का हिस्सा है। ठीक है, और ये कौन सा है, 33 सागर उसका अवशेष है। अवशेष है, ठीक है, 33 सागर का अवशेष है। तो अपन ने एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने जो उषा या उसकी क्षमता के आधार पर है जो कितने भागों में बांटा, यहाँ जो प्लेट नियुक्त करने की कौन सी प्लेटों के द्वारा है जो मूवमेंट हुआ था, उसके द्वारा जो क्या है हिमालय की, अपन उसको हिमालय को जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिमालय है जो उसको नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, इनके जो मान हिमालय है या जो ग्रेट हिमालय है, उसके बाद लघु है या शिवालिक है या बाई हिमालय, इनके जो कालक्रम क्या था। उसके बाद जो अपर्दन, जैसे नदियों के द्वारा अपर्दन से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। इसके आधार पर अपने भारत के भूभागीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था। ठीक है, 6 इसके डिवीजन किए थे। इसमें जो सबसे पहले अपन ने देखा था उत्तर भारत का विशाल मैदान देखा था। ठीक है, कौन सा देखा था, उत्तर भारत का विशाल अपन ने मैदान देखा था। ये है जो इसमें जो हिमालय से लेकर के आप अगर सिंधु नदी से है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला भाग इसको देखा था। इसका जो क्षेत्रफल है जो लगभग कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका माना गया है। उसके बाद अपन ने जो उत्तर भारत का विशाल का मैदान देखा था। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल ये क्या है, एक तो सर्वाधिक उपजाऊ है, क्या है सर्वाधिक उपजाऊ है, और इसमें क्या है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पाई जाती है, क्योंकि मैदान है, मैदान में क्या होगी, कृषि होगी, कृषि होने से क्या होगा, जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो थार का मरुस्थल देखा है। ठीक है, थार का मरुस्थल क्या है, 33 सागर का अवशेष। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, जो 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसको अपन मान सकते हैं। उसके बाद अपन ने जो प्रायद्वीप भाग के बारे में देखा था, तो ये प्रायद्वीप भाग है जो सबसे बड़ा भाग है।
सबसे बड़ा भाग है, मतलब इसका योगदान कितना है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, सबसे पुराना है। ठीक है, उसके बाद है जो तटीय प्रदेश है, ये सबसे नवीन हो गए। उसके बाद है द्वीप समूह हो गए। ठीक है, उसमें अपन अगर मैदानों का योगदान देखोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक ये क्लास में आज अपन ने जो हुआ करते प्रदेश की परिभाषा देख ली थी। उसके बाद जो पर्वतों के बारे में यदि आप 10.7 है, उसके बाद आगे 18 या 27 पॉइंट जो 7 था, और 43% है जो पर्वत है, पहाड़ी हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। उसके बाद अपन ने जो उत्तर के आधार पर है इसको डिटेल से पढ़ लिया। कल अपन है जो इससे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यहाँ हिमालय के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि जो उसमें जो मेन चीज़ है वो हिमालय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक और कमेंट कर सकते हो। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।